सुबह 10 बजे के करीब शोभा बुआ अचानक घर आई और मुझे देखते ही जोशीले लहजे में बोली, निकिता फटाफट तैयार हो जा, तू और मैं बाहर घूमने चल रहे हैं। कहा। मैंने फौरन खुश होकर पूछा, घर से निकलने के बाद मालूम हो जाएगा, तो जल्दी से तैयार हो जा। क्या रोहित को भी साथ ले चलूं? मैंने अपने 3 वर्षीय बेटे के बारे में पूछा। अरे, उसे उसकी नानी संभाल लेगी। मैंने सवालिया नजरों से माँ की तरफ देखा। रोहित को रखने के लिए हाँ कहते हुए माँ कई दिनों के बाद मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। सुबह बुआ के साथ मेरी हमेशा से बहुत अच्छी पटी रही है। स्मार्ट, सुंदर और समझदार होने के साथ साथ उनका स्वभाव भी मस्ती भरा है। फूफा जी को जब से दिल की बीमारी ने पकड़ा है, वे ही उनका बिजनेस सलीके से संभाल रही हैं। बुआ, आज फैक्ट्री जाना कैसे टाल दिया? घर से बाहर निकलते ही मैंने पूछा। मैंने सोचा 2-4 दिनों में तू ससुराल लौट जाएगी तो तेरे साथ घूमने का मौका कहाँ मिलेगा। तेरे फूफा जी की बीमारी के कारण कभी कभी उदास हो जाती हूँ। सोचा आज तेरे साथ घूम फिर कर गपशप करूँगी तो मन बहल जाएगा। सचमुच बुआ ने 2 घंटे तक मुझे खूब ऐश कराई। हमने एक अच्छे रेस्तरां में खाया पिया और शॉपिंग की। मैं सोच रही थी कि अब हम घर लौटेंगे, पर बुआ ने एक बहुमंजिला इमारत के सामने गाड़ी रोक दी। मेरे कुछ पूछने से पहले बुआ झेपे से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों एक पुराने जानकार से मिलने चल रहे हैं। इस व्यक्ति से आज मैं करीब 15 साल बाद मिलूंगी। कौन है ये व्यक्ति? रमेश नाम है उनका। वे मेरे साथ कॉलेज में पढ़े भी हैं और 15 साल पहले हम पड़ोसी भी थे। फिर क्या ये कहीं बाहर चले गए थे जो 15 साल तक आपकी इनसे मुलाकात नहीं हुई? मैंने कार से उतरते हुए पूछा। ये बाहर तो नहीं गए थे, पर हमारे परिवारों के बीच संपर्क नहीं रहा। क्यों? वह तुम हमारी बातें सुनकर समझ जाओगी। बुआ की आंखों में शरारत भरी चमक उभरी। बस तुम रमेश के सामने एक बात का ध्यान रखना। किस बात का बुआ? इसका कि तुम मेरी भतीजी नहीं बल्कि पड़ोसिन की बेटी हो। तभी वे और मैं खुलकर बातें कर पाएंगे। मैं उनकी लच्छेदार बातें सुनने ही इतने सालों बाद आई हूँ। बुआ, चक्कर क्या है? जरा खुलकर बताओ ना। मेरी यह बात सुनकर बुआ जिस शोक अदा से हंसी, वह मुझे उलझन का शिकार बना गई थी। बुआ के करीब हम उम्र 42 साल के रमेश से हम दोनों उनके ऑफिस में मिले। माय डियर शोभा, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। उन्होंने खड़े होकर बुआ का स्वागत किया। तुम्हें अचानक सामने देखकर बड़ी खुशी हो रही है। कैसे बना रखा है तुमने अपने को 15 साल पहले जैसा खूबसूरत, फिट और स्मार्ट। रमेश, तुम्हारे सिर के बाल कम जरूर हुए हैं, पर झूठी तारीफ करके किसी भी स्त्री को खुश करने की आदत अभी भी कायम है। कैसे गुजर रही है जनाब? बुआ ने उनका हाथ हल्के से पकड़कर छोड़ दिया और खुलकर मुस्कुराती हुई कुर्सी पर बैठ गई। मेरे झूठे परिचय पर जरा सा ध्यान देने के बाद रमेश मुझे जैसे भूल सा गया। उनके प्रशंसा भरी दृष्टि का केंद्र पूरी तरह से बुआ ही थी। उनके बीच पुरानी घटनाओं व पिछले 15 साल की जानकारियों का आदान प्रदान शुरू हो गया। मेरे लिए यह अंदाजा लगाना बिल्कुल कठिन नहीं था कि रमेश आज ही बुआ के जबरदस्त प्रशंसक हैं। क्या इन दोनों के बीच में पहले कभी कोई प्यार का चक्कर था? यह प्रश्न मेरे मन में अचानक उभरा तो मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ऑफिस में लंच टाइम चल रहा था। रमेश ने हमारे लिए बढ़िया कॉफी व स्वादिष्ट पेस्ट्री मंगवाई। उनका बस चलता तो वे मारे उत्साह के अपने हाथ से जबरदस्ती उन्हें पेस्ट्री खिलाने लगते। कमलेश के क्या हाल है? रमेश ने फूफा जी के बारे में सवाल पूछा तो बुआ गंभीर नजर आने लगी। बुआ ने उदास स्वर में उन्हें फूफा जी की दिल की बीमारी के बारे में बताया। बिजनेस में इस कारण जो परेशानियां आई थी उनकी भी चर्चा की। अपनी हिम्मत और समझदारी के कारण तुमने काफी बिजनेस संभाल लिया है। यह सचमुच खुशी की बात है। मैं आता हूँ किसी दिन कमलेश से मिलने। आखिरी वाक्य बोलते हुए रमेश ने बेचैनी भरे अंदाज में बुआ की तरफ देखा। बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया तो रमेश ने भावुक लहजे में कहा, शोभा, आगे कोई भी कठिनाई आए तो तुम मुझे जरूर याद करना। मुझे लगता है कि हमें अब आपस में संपर्क बनाए रखना चाहिए। श्योर, अब चलने की इजाज़त दो। अपना मोबाइल नंबर तो दे दो और जल्दी फिर मिलने का वादा करके जाओ। रमेश ने आगे झुककर बुआ से हाथ मिलाया और जल्दी से छोड़ा नहीं। कुदरत को मंजूर होगा तो जल्द मिलेंगे। देखो, लंबे समय के लिए फिर से गायब मत हो जाना। पुरानी दोस्ती की जड़ें हमें फिर से मजबूत करनी है। बड़े अपनेपन से अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद राकेश ने बुआ का मोबाइल नंबर नोट कर लिया। लिफ्ट से नीचे आते हुए मैंने बुआ को छेड़ा। बुआ, यह बंदा तो आज भी आप पर पूरी तरह से फिदा है। था ना आप दोनों के बीच प्यार का चक्कर? कभी ऐसी बातें किसी और के सामने कभी मत करना निकिता। मेरा अंदाजा सही है ना? चुप कर। बुआ ने मुझे प्यार से डपटा। बुआ की जिंदगी में कमलेश फूफा जी के अलावा एक अन्य पुरुष भी कभी प्रेमी के रूप में मौजूद रहा है। इस बात को सोचकर मन ही मन अचंभा महसूस करती मैं बुआ के बगल में बैठ गई। कार को घर की दिशा में न जाते देख मैंने बुआ से पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं?
अतीत के एक दोस्त से तुम मिल चुकी हो, अब एक पुरानी सहेली से मिलवाने ले जा रही हूँ तुम्हें। बुआ अजीब ढंग से मुस्कुराई। मैंने उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की, पर वे अचानक हूँ हाँ में जवाब देने लगी। उनके यूं अचानक गंभीर हो जाने से मैंने अंदाजा लगाया कि शायद वे रमेश या अपनी इस पुरानी सहेली के बारे में बातें करने में उत्सुक नहीं है। बुआ ने एक बड़े बंगले के सामने कार रोकी। कुछ देर उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियों से इस अंदाज में तबला बजाया मानो सोच रही हूँ कि उतरूं या नहीं। फिर उन्होंने मेरे चेहरे को कुछ पलों तक ध्यान से देखने के बाद गंभीर लहजे में कहा, चलो मेरी पड़ोसिन की बिटिया रानी, मेरे अतीत के एक और पृष्ठ को पढ़ने के लिए मेरे साथ चलो। घंटी बजाने पर जिस स्त्री ने दरवाजा खोला वे भी मुझे बुआ की उम्र की ही लगी। उनके माथे पर पड़े बल और भींचे होठ शायद उनके स्वभाव की शक्ति की तरफ इशारा कर रहे थे। पहली नज़र में वे बुआ को पहचान नहीं पाई, फिर आंखों में पहचान के भाव उठने के साथ साथ पहले हैरानी और फिर नफरत व गुस्से के भाव उभरे। मैंने बुआ की तरफ देखा तो पाया कि वे एक मशीनी मुस्कुराहट होठों पर बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रही हैं। पहचाना मुझे सरिता? बुआ ने असहज लहजे में वार्तालाप आरंभ किया। तुम मेरे घर किस लिए आई हो? क्या अंदर आने को नहीं कहोगी? बुआ ने सवाल पूछने से पहले एक गहरी सांस ली थी। सॉरी, अपने घर के दरवाजे मैंने बहुत पहले तुम्हारे लिए बंद कर दिए थे। आज 15 साल बाद भी मुझसे तुम्हारी नाराजगी खत्म नहीं हुई। जो जख्म तुमने मुझे दिया था वह कभी नहीं भरेगा। शायद मेरे माफ़ी मांगने से भर जाए और यही काम करने में आज यहाँ आई हूँ। जीते जी तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ सुबह, पर क्यों दोस्ती की आड़ में तुमने मेरे वैवाहिक जीवन की खुशियों को नष्ट करने की कोशिश की थी। मेरे साथ विश्वासघात किया था तुमने। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मेरी 15 साल पुरानी गलती को भुलाकर मुझे माफ़ कर दो सरिता। प्लीज़, तुम्हारे माफ़ कर देने से मेरे दिलो दिमाग को बहुत शांति मिलेगी। बुआ ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं जाकर भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती हूँ। सरिता की आवाज़ गुस्से और नफरत की अधिकता के कारण कांप उठी। मेरे पति के साथ अवैध संबंध बनाकर तुमने हम पति पत्नी के प्रेम व विश्वास की नींव को सदा के लिए खोखला कर दिया था। तुम्हारी उस भूल के कारण हम आज तक फिर कभी एक दूसरे के दिल में प्यार की जगह नहीं बना पाए। तुम चली जाओ यहाँ से। आई हेट यू। सरिता की ऊंची आवाज़ सुनकर एक किशोर लड़की घर के अंदर से हमारे पास आ पहुंची। उसका चेहरा सरिता की बातें सुन लेने के कारण गुस्से से तमतमा रहा था। इस वक्त बुआ और सरिता की आंखों में आंसू थे। बुआ ने सहानुभूतिपूर्ण कोमल अंदाज में सरिता के कंधे पर हाथ रखना चाहा तो उस लड़की ने बुआ का हाथ झटके से दूर कर दिया। मेरी माँ को अपने नापाक हाथों से मत छुओ, गंदी औरत। वह लड़की गुस्से से फट पड़ी। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे चक्कर में फंसने के बाद पापा ना कभी अच्छे पति बने ना अच्छे पिता। हम तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहते हैं। भाग जाओ यहाँ से। निशा बेटी, तुम शांत रहो। मैं निपट लूंगी तुम्हारी इस शोभा आंटी से। निशा की पीठ सहलाने के बाद सरिता ने फिर से बुआ को नफरत भरे अंदाज में घूरना शुरू कर दिया। निशा बेटी, तुम्हें मैंने बहुत लाड प्यार से अपनी गोद में खिलाया है। हम बड़ों के बीच में बोलकर तुम तो मेरा अपमान करने की कोशिश मत करो। बुआ रुआन से उठी। अगर अपमानित नहीं होना चाहती हो तो हमारी आंखों के सामने आने से बचना। अगर पापा के साथ मैंने कभी तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। रमेश के पास अब क्या लौटोगी तुम? अब तक तो दसियों प्रेमी पाल कर छोड़ चुकी होगी तुम। सरिता का स्वर बेहद जहरीला हो गया। तुम्हारी तो कोई बेटी नहीं है तो यह लड़की कौन है? कई पुरुषों को फंसाने की अपनी कुशलता के बल पर लड़कियों से धंधा तो नहीं? शट अप। मैं एकाएक चीख पड़ी। मेरी बुआ माफ़ी मांगने आई है और आप है कि बेकार की बकवास करती ही जा रही है। ऐसे घटिया व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है। मैंने तुम्हारी बुआ को 15 साल पहले ही हमारे घर की दहलीज कभी न लांघने को आगाह कर दिया था। अब ले क्यों नहीं जाती हो तुम इन्हें जहाँ से? मुझसे भी ज़्यादा जोर से वह मुझ पर चिल्लाई और फिर धड़ाम की आवाज़ के साथ उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वापस कार में आकर बैठने तक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने बुआ की आंखों में झांका तो वहाँ मुझे दुख से ज़्यादा हैरानी के भाव नजर आए। मुझे इन पति पत्नी व बेटी का ध्यान कभी कभी आता है, पर इनके दिलों में कितना गुस्सा, कितनी नफरत भरी हुई है आज भी मेरे प्रति। बुआ के होठों पर थकी सी मुस्कान उभरी। आपको क्या जरूरत थी इनसे मिलने आने की? मैं अभी भी तेज गुस्से का शिकार बनी हुई थी। तुम्हें साथ लेकर मेरा रमेश व सरिता से मिलने आना मुझे जरूरी लगा था। बुआ ने अर्थपूर्ण अंदाज में मेरी तरफ देखा। ऐसा क्यों कह रही हो बुआ? अपराध बोध की एक तेज लहर अचानक मेरे मन में उठकर मुझे सुस्त सा कर गई। निकिता बेटी, 15 साल पहले मैंने रमेश से अवैध संबंध बनाने की ना समझी की थी। इस कारण मैंने सरिता की दोस्ती खोकर उसे सदा के लिए अपना दुश्मन बना लिया। आज उसकी बेटी भी मुझसे नफरत करती है। तुमने देखा ना कि रमेश की दिलचस्पी आज भी मेरे साथ अवैध प्रेम का चक्कर फिर से शुरू करने में है। कुछ पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है। शायद तुम्हारा दोस्त विनोद भी इसी श्रेणी का एक दिलफेक खिलाड़ी है।
बुआ के पैनी नजरों का सामना न कर पाने के कारण मैंने नजरें झुका ली। मुझे चुप देकर बुआ ने मुझे समझाया, देख निकिता, तुम्हारी अच्छी सहेली नंदिनी का भाई तुम्हारी तरह शादीशुदा है। कभी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब उस प्यार को जिंदा करने की नासमझी मत करो। प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ। झूठ बोलने के कारण मेरी आवाज बेहद भारी सी हो गई थी। मुझसे असलियत छिपाने का क्या फायदा है निकिता? तुम मायके आती हो तो उससे मिलने जाती हो। नंदिनी को तुम्हारे ससुराल में लाने व छोड़ने के बहाने विनोद तुम्हारे पति मुकेश का भी दोस्त बन गया है। बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां 15 साल पहले तब थी, जब मैंने मर्यादाओं को तोड़कर रमेश से अवैध संबंध कायम कर लिए थे। मैंने अपनी सफाई में कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि बुआ उत्तेजित लहजे में आगे बोली, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दो निकिता। रमेश और मैं भी यही सोचते थे कि हम अपने संबंधों के बारे में कमलेश या सरिता को कभी कुछ पता नहीं लगने देंगे, पर ऐसे चक्कर कभी छिपाए नहीं छिपते। हमारे उस एक गलत कदम के परिणाम की ही झलक तुम्हें सरिता व निशा के व्यवहार में दिखी है। कहीं सारी बात तुम्हारी फूफा जी को मालूम हो जाती तो मेरे वैवाहिक जीवन की खुशियों व सुरक्षा की नींव भी जरूर खोखली हो जाती। अपने जीवन साथी के चरित्र पर लगे धब्बे को भुलाना आसान नहीं होता। विनोद से संबंध बनाए रखने की मूर्खता करके अपने व उसके वैवाहिक जीवन की खुशियों को दांव पर लगाने का खतरा मत मोल लो। मेरी बच्ची, बुआ ने झुककर मुझे अपने छाती से लगाया तो मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरा मन अजीब से डर का शिकार हो गया था। रह रहकर सरिता और निशा के गुस्से व नफरत भरी आंखें याद आती रही थी। मुकेश को विनोद और मेरे संबंध की जानकारी लग गई तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब सोचना शुरू करते ही बदन कांप उठा। माँ ने आपको सब बताकर अच्छा ही किया बुआ। आपकी हिम्मत व समझदारी के कारण जो मुझे देखने सुनने को मिला उसने मेरी आंखें खोल दी है। मैं वादा करती हूँ कि गलत राह पर अब मेरा एक कदम भी और नहीं उठेगा। बुआ को यह वादा देते हुए मेरा आत्मविश्वास लौट आया था और निडर भाव से उनकी आंखों में देख पाना मेरे दृढ़ निश्चय की घोषणा कर रहा था। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।